अपनी फनी ट्वीट्स और बेतुके बयानात की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मशहूर तो है ही, अपने मुखालफिन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और जब बात किसी मुखालिफ की हो तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बयानात ही नहीं देते, बल्कि हर बात पाबंदियां लगाने से लेकर फौजी कार्रवाई तक पहुंच जाते हैं। खासतौर पर ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया शुरू से एग्रेसिव रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी माहिदा ख़त्म किया, फिर रवां बरस जनवरी में सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई जब अमेरिका की तरफ से ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, जिस पर ईरान ने रस्मी जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन इस बार हैरान होने की बारी डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि पहले अमरीकी सदर हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए और इंटरपोल से भी रब्ता कर लिया गया। ईरान ने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के मामले में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और 35 दीगर अफराद के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इंटरपोल से मदद तलब कर ली है। अब तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली कासिम्बर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अफराद के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी और दहशतगर्दी की कार्रवाई के चार्जेस जारी कर दिए गए। ईरान ने इंटरपोल से कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और दीगर के खिलाफ रेड नोटिस जारी करे और इस पर कासिम सुलेमानी की हलाकत में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ईरानी प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दीगर अफराद में अमेरिकन मिलिट्री और सिविल कमांड के ऑफिसर्स शामिल हैं और कहा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप का दौर सदारत ख़त्म होने के बाद भी मामले की पैरवी जारी रखेगा। यही नहीं, चंद दिन पहले ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अमेरिका को कहा था कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पहले अमरीकी हुकूमत 2015 में मंसूख किए गए एटमी मुआहदे पर माफ़ी मांगे और इसके लिए ईरान को हर्जाना अदा किया जाए। इसके बाद हम अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप भी हैरान होंगे ना कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सदर के वारंट जारी हो गए हैं, इसे माफ़ी भी मांगने का कहा जा रहा है। इसका सारा क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो इसराइल को डील ऑफ द सेंचुरी के नाम पर फ़लस्तीन के इलाकों को जम करने की खुली छूट दे रखी और जल्द ही इस पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना के साथ अमरीका ने साथ जंग छेड़ रखी है और तीसरी तरफ इंडिया भी अमरीका के बलबूते पर चाइना के साथ उलझा रहा। लेकिन यह एक अलग बात है कि लद्दाख में इंडिया की जो दुर्गत बन रही है, इस पर नरेंद्र मोदी की इंडिया और दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। कुछ लोगों के ख्याल में ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी करना एक फ़नी सी बात है, लेकिन कुछ मुबसरीन के खिलाफ में जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के वारंट जारी करना एक बहुत सिंबॉलिक एक्ट है। दुनिया को बताया जा रहा है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है और अमेरिका बहादुर जो जहाँ चाहे मनमानी करता फिरता था, जिस मुल्क पर चाहे चढ़ दौड़ता था, शायद अब मुस्तकबिल में उसके लिए इतना आसान ना हो। ताकत एक परसेप्शन का नाम है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में जो परसेप्शन है अमेरिका की, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और वो अमेरिका जो दुनिया भर को जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के भाषण देता था, खुद इंसानी हकूक़ की पामाली और नस्ल परस्ताना वाक़यात में घिरा नज़र आता है। और इस मौके पे वो ममालिक जिन पे अमेरिका तनकीद करता नज़र आता था, इन ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आड़े हाथों लिया और पुराने बदले चुकाते नज़र आ रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पे होने वाले मुजाहरों पर चाइनीज़ मीडिया ने अमेरिका को याद कराया कि अमरीकी सियासतदान हांगकॉन्ग में होने वाले मुजाहरों को जमहूरियत का हुस्न करार दे रहे थे। हांगकॉन्ग में 1 साल तक अफरा तफरी रही, लेकिन फ़ौज को नहीं भेजा गया। जबकि मिनेसोटा में 3 रोज़ की बदनज़मी के बाद सदर ट्रंप खुलेआम फ़ौज भेजने और असला इस्तेमाल करने की धमकियों पर उतर आई। रशियन मीडिया ने रद्द अमल देते हुए लिखा है कि वाशिंगटन सारी दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि उन्हें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन इसके अपने मुल्क में तशद्दुद और बर्बरियत के मनाज़िर देखे जा रहे हैं और अमरीका वबा से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में बुरी तरह नाकाम रहा। इस तरह तुर्की और ईरान ने भी अमेरिका की खूब खबर ली। बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो अमेरिका एक तरफ तो चाइना को चैलेंज करने के लिए, जहाँ इंडिया जैसे मुल्क को शह दे रहा है, वह खित्ते के ममालिक चाइना को एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। अगरचे इंडिया अमेरिका की गोद पर बैठ के चाइना के साथ लद्दाख में छेड़छानी कर रहा है और चाइनीज़ मसनूआत के बॉयकॉट की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं न सिर्फ इंडिया के हमसाए नेपाल, श्रीलंका, भूटान का रुझान चाइना की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसके बारे में तासुर था शायद ये इंडिया का बगल बच्चा है, अब चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक और तजारती ताल्लुकात बढ़ा रहा है और इसकी वजह से अब इंडिया खित्ते में खुद को कॉर्नर्ड और अकेला महसूस कर रहा है। उधर ईरान के लिए अमेरिकन नुमाइंदा जो खुसूसी ब्रायन हुक ने कहा है कि ईरान को असले का डीलर बनने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों में तोसी ज़रूरी है। ईरान पर 2006-07 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2231 के तहत असले पर पाबंदी आयद है, जो अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के असले की पाबंदी के बायस ईरानी जंगी जहाज़, टैंक और दीगर असले की खरीदारी नहीं कर सकता। इसी शिक के तहत जौहरी माहिदा भी किया गया था। अब अमरीका पूरा जोर लगाएगा कि ईरान पर पाबंदियों में तोसी हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने कहा है कि अमरीका को ईरान पर असले पर पाबंदी में तोसी करने का कोई हक़ नहीं। अमरीका को ये फ़िक्र सता रही है कि ईरान पर आर्म्स एम्बार्गो के ख़ात्मे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना उठाएगा
और अप्रैल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने खदशे का इज़हार किया कि अगर अक्टूबर में ईरान पर पाबंदी ख़त्म होती है तो चाइना, रशिया समेत दुनिया भर में बड़ी तादाद में वेपन सिस्टम ईरान को फ़रोग़ किए जा सकते हैं। ईरान और चाइना के दरमियान एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है और दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने सफारती और तारीखी ताल्लुकात हैं। चाइना और ईरान के दरमियान ताल्लुकात 1979 के इस्लामी इनकलाब की वजह से मजबूत हुए। जब ईरान बैनुल-अक़वामी बरादरी में तनहा हो गया था तो उसके बाद 1980 से 88 में ईरान इराक जंग के दौरान चाइना ईरान को असला फराहम करने वाला अहम मुल्क था। जब 2000 की दहाई में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की गर्ज से इस वक्त पाबंदियों में इजाफा किया तो इस वक्त चाइना ने ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात बरकरार रखे और दीगर ममालिक की जानिब से इनकार के बावजूद इन अशिया तक रसाई में मदद फराहम की। 2010 में जब चाइना ने ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की तायीद की तब भी दोनों ममालिक के दरमियान कमर्शियल ताल्लुकात ठीक रहे। इन ताल्लुकात से बीजिंग को फ़ायदा भी हुआ। ईरानी तेल दरामद करने के साथ साथ चाइना ने अपनी मसनूआत अपनी शराकतदार को बगैर किसी मुकाबले के बरामद की। ईरान चाइना के लिए न सिर्फ असले बल्कि दीगर पोटेंशियल अशिया के लिए भी बड़ी मार्केट है और ईरान और चाइनीज़ के दरमियान असले की सप्लाई अगर बहाल होती है तो चाइना की मईशत को मज़ीद फ़ायदा पहुँचेगा और रशिया भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ इंडिया चाइना की मसनूआत का बाइकआउट करने का सोचा, अगर चाइना और ईरान के दरमियान असले की सप्लाई बहाल होती है तो चाइना को इंडिया के बॉयकॉट का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी भारत की चाइना से कुल इंपोर्ट चाइना की कुल एक्सपोर्ट का 3% है। लेकिन जाहिर है इस वक्त ईरान को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत होगी और चाइना का पलड़ा भारी रहेगा। ईरान को अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करना है। काफ़ी अरसे से अफवाहें हैं कि चाइना ईरान को J-10 जो एयरक्राफ्ट है फ़रोग़ करने का इरादा रखता है और इसके अलावा ईरान से अपने मिलिट्री मकासद के लिए चाइना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेरीडू 2 को भी हासिल करना चाहता है। लेकिन चाइना के लिए बैक वक्त ईरान और इसके असले के गल्फ़ के ख़रीदारों को मुतमईन करना भी आसान नहीं होगा। एक ग्रेट गेम चल रही है। जब चाइना अमेरिका जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है वहाँ चाइना को ऐसी क़ुव्वतों के साथ स्ट्रेटजिक अलाइंसेस बनाना भी आसान नहीं जिसके आपस में शदीद तरीन इख्तलाफात हैं, जैसे कि ईरान, इसराइल, सऊदी अरेबिया, रेस्ट ऑफ द गल्फ़। इसराइल और सऊदी अरेबिया दोनों ही को ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए ख़तरा करार देते हैं। दोनों ही ईरान के सबसे बड़े हरीफ अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी और अगर देखा जाए तो चाइना इन तीनों ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने में कामयाब रहा और इस पर इन ममालिक के दरमियान तनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान और इसराइल और सऊदी अरेबिया एक साथ चलने को तो तैयार होते नहीं, लेकिन तीनों चाइना जैसी मुआशी सुपर पावर के साथ ताल्लुक बरकरार रखने के लिए खुश है। चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को देखा जाए तो अब तक बड़ी कामयाब रही है, लेकिन मौजूदा हालात में जब अमेरिका और चाइना के दरमियान सर जंग उरूज पे और अमेरिका के जोर पे इंडिया भी चाइना के साथ सीन फंसा रहा है तो इस सूरत हाल में देखना है कि चाइना के ईरान के साथ ताउन पर सऊदी अरेबिया और इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ख़ास तौर पे अगर अक्टूबर में ईरान से आर्म्स एम्बार्गो ख़त्म हो जाती है, ईरान, चाइना और रशिया समेत दीगर ममालिक से असले की ख़रीदारी शुरू करता है तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस सूरत हाल में बीजिंग की स्ट्रेटजी ताहाल तो कामयाब है, लेकिन वो मुतंबे करती है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती मुदाखलत इन तीनों ममालिक में बराह रास्त ना सही बल्कि ख़ास वक्त के मसाइल पैदा करती है। लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब देखना ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल देखा है और वो ट्विटर पे नया बयान क्या देते हैं। एवरीबडी स्टे ट्यून्ड, अ लॉट मोर टू कम। अल्लाह हाफ़िज़। यमन में दुनिया का सबसे संगीन इस वक्त बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यमन की 80% आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वो इस बहरान का डायरेक्टली शिकार है और 1 करोड़ 20 लाख तो इसमें बच्चे शामिल हैं। ये मुल्क उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। ना वहाँ पे खुराक है, ना पानी है, ना कोई दवाई है और वो मास्क पहनने के लिए नहीं है, ग्लव्स पहनने के लिए नहीं है। बीमारी से बचते हैं तो भूख से मरते हैं, भूख से मरते हैं, बीमारी से बचते हैं, दोनों से मरते हैं तो किसी बम के उससे मर जाते हैं। अब बहरहाल एक फ़ंड कायम हुआ है, डोनेट टू हेल्प यमन, और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने मेरे जानने वाले हैं कि इस फ़ंड में ज़रूर डोनेट करें। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फ़ंड है। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे खुलकर अतियात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, ज़कात दें, क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो है अब इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हम उनका सोचते भी हैं।